Assalamu alaikum everyone and welcome to weekly test session by Prima.pk. This is Tahreem Gardezi and today is the weekly test 9. The topics we'll be covering for this test is electromagnetic induction and nuclear physics. So the question number 1 is transformer is a device which steps up or steps down the input. Options हमारे पास हैं current, voltage, energy और power. अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर डज नॉट एक्चुअली क्रिएट न्यू एनर्जी, बल्कि ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को बाय मैनिपुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कॉइल्स ऑफ द वायर. ठीक है, इसमें आपके पास दो कॉइल्स होती हैं, एक आपके पास प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है. ठीक है, आपने एसी वोल्टेज अप्लाई करनी है टू द प्राइमरी कॉइल और उसकी वजह से होगा ये कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, और जो आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इन द प्राइमरी कॉइल, उसका रेशो एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ये चीज़ डिटरमिन करती है कि आइदर ये ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है दैट स्टेप विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द इनपुट वोल्टेज. ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा होता है और ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करता है, बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट. नेक्स्ट MCQ इज बना चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड द ट्रेजेक्टरी इज. तो परपेंडिकुलर बात हो रही है, यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है. ठीक है, लाइक दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे आप एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, हम इसे क्यों कह देते हैं, आपने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया परपेंडिकुलर, यानी आपके पास एंगल 90 डिग्री एंगल बन रहा है. ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री आपके पास क्या होगी, आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है, जो चार्ज पार्टिकल है, दैट इज़ गोइंग टू हैव अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पार्टिकल है दैट इज गोइंग टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी बाय द मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं हो रहा. ठीक है, सो सर्कुलर डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइडनिंग इज डैश टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. जब हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें याद रखनी है. एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ़ टर्न्स, फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वोल्टेज और फिर हमारे पास करंट है. अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स और वोल्टेज की बात करें तो उनके हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स और वोल्टेज का आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, बट नंबर ऑफ़ टर्न्स का करंट के साथ और वोल्टेज का करंट के साथ आपके पास इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, तो हम इसका इस तरह करके एक फार्मूला बना के लिख सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन देम. तो हम यहाँ पे उसने पूछा हुआ वोल्टेज का और करंट का, तो वोल्टेज और जो करंट है इसमें आपके पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज इफ़ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अ कॉइल so that maximum lines of force pass through the coil, the galvanometer shows. अब galvanometer सबसे पहले क्या चीज़ है, galvanometer is a device that is used to detect current. बेसिकली आपके पास स्मॉल करंट को ये डिटेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो दिस इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट. करंट को मेजर अगर हमने करना होगा तो वी आर गोइंग टू यूज़ एम मीटर फॉर दैट. ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, आपके पास एक स्टेशनरी बार मैग्नेट है. स्टेशनरी वर्ड इज़ द की वर्ड हियर. ठीक है, आपने एक बार मैग्नेट लिया, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, इट इज़ स्टेशनरी. ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया कि उसके सामने हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ कॉइल के साथ हमने अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब सिंस आपके पास जो कॉइल है वो भी रेस्ट पे है और जो आपके पास बार मैग्नेट है वो भी स्टेशनरी है, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो आपके पास कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा. देखो EMF कैसे इंड्यूस होता है, जब आपके पास फ्लक्स चेंज करते हैं. फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, अभी मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है थ्रू द कंडक्टर लाइक दिस. ठीक है, मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स तो अभी पास कर रही है, लेकिन फ्लक्स आपके पास चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा यानी आपके पास नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर चेंज होंगी, तो उसकी वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी इन द सर्किट. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है, दैट इज़ लाइक द एनर्जी दैट इज़ यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज को ड्राइव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए हम उसको कह रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है उसको डिराइव करना है, यानी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है. तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ बेसिकली करंट. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है ना, करंट. तो आपके पास हमें ये चीज़ पता चल रही है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगा इन द सर्किट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड EMF आपके पास करंट इंड्यूस हो जाएगा और उस करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी. ठीक है, बट यहाँ पे आपने बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, नंबर ऑफ जो आपके पास कॉइल है वो भी स्टेशनरी है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा. नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड EMF, नो EMF इंड्यूस्ड, नो करंट इन द कॉइल. तो आपके पास नो करंट, चार्ली करेक्ट आंसर है इस MCQ का.
नेक्स्ट इज़ बाय चेंजिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। आपने करंट चेंज किया, उसी कॉइल में EMF इंड्यूस हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। चार्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन इज अ टेंडेंसी ऑफ अ कॉइल टू रेजिस्ट चेंजेस इन द करंट इन इट सेल्फ, ठीक है। व्हेनेवर करंट चेंजेस थ्रू अ कॉइल दे इंड्यूस एन EMF विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू दैट कॉइल। तो सेल्फ इंडक्शन हम इसे कहेंगे, चार्ली करेक्ट आंसर है। Next is dash. Dash is a device which makes use of mutual induction for stepping up or stepping down alternating EMF। यानी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करें हम, तो हमें पता है द डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज दैट इज़ ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप एनर्जी जो वो है करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि उसे क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। उसको कैरी कर रहे हो, लेके जा रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो डैश इज़ अ डिवाइस ट्रांसफार्मर डिवाइस, और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो बीटा ट्रांसफार्मर आपके पास करेक्ट आंसर है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर। इसको हमने डिज़ाइन इस तरह किया है कि आप जो ईसी वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे बिटवीन द सर्किट वाइल मेंटेनिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द करंट। सो आपके पास बीटा इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी एम मीटर जो है वो करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वोल्ट मीटर आपके पास क्या होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है। Lenz's law is in the electromagnetic induction is the direct consequence of principle of conservation of energy। अच्छा, Lenz's law जो है ना आपके पास that is the direct consequence of principle of conservation of energy। अब Lenz's law में है क्या चीज़, हम पहले इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, यही वाली बात हम करेंगे। अगर मैं यहाँ से इसको मूव करवाना शुरू कर दूँ, ये जो मैग्नेट है, मैं सपोज इसको इस तरफ मूव करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेट का। तो यहाँ पे मेरे पास साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा इन दिस कॉइल, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ पोल, दिस साउथ एंड साउथ इज़ गोइंग टू रिपेल ईच अदर, यहाँ रिपल्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो कॉइल है दैट इज़ गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब जो यहाँ पे हुआ क्या, देखो, जब मैंने सबसे पहले मैग्नेट को मूव करवाया तो मेरे पास फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हुई, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, जब फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से आपके पास EMF इंड्यूस हो जाएगी इन द सर्किट। और EMF इज़ बेसिकली अ फोर्स दैट ड्राइव्स द चार्जेस। तो एक फोर्स चार्जेस को मूव करवा रही है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस करंट है, ठीक है। तो इंड्यूस EMF की वजह से जो सर्किट है उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब करंट आ गया सर्किट के अंदर, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, अब कॉइल मूव करेगी। स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मैं एक ही नेम दे दूँ लाइक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अंडर वन रूफ अगर मैं रखूँ, तो मैं कहूँगी दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब मैकेनिकल एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, यहाँ पे आपके पास करंट इंड्यूस हो रहा है इन द सर्किट। इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी आपको, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ लॉ दैट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। सो इसमें आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ एनर्जी। Next is a conductor of length L is moved across a magnetic field. Due to this activity, potential difference appears across the ends of a conductor, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, इसको मैं कह देती हूँ MN। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाया MN, और यहाँ मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, मैं मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दी। मैंने इस कॉइल को मूव करवाया फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। कंडक्टर था मेरे पास, मैंने कंडक्टर को मूव करवाया, ठीक है। अब इस मोशन की वजह से जो EMF है ना इंड्यूस हो रही है। अब देखो, जब मैं इस कंडक्टर को मूव करवा रही हूँ फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो आपके पास हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक EMF इंड्यूस हो रही है, ठीक है। दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ना कि चेंज इन फ्लक्स विल इंड्यूस एन EMF इन अ सर्किट, ठीक है। तो आपके पास EMF इंड्यूस हो रही है, और उस EMF को हम क्या कह रहे हैं, दैट EMF इज़ मोशनल EMF। मोशनल EMF क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस कंडक्टर के मोशन की वजह से EMF इंड्यूस हुआ, ठीक है। सो सच एन EMF इज़ नोन एज मोशनल EMF। सो चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ, अच्छा अब हमारे पास सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का यूनिट क्या है, हेनरी है। सो बोथ अल्फा एंड बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। अच्छा, अब अगर हम मोटर को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जो हम घरों में मोटर यूज़ करते हैं, अगर हम उसी से रिलेट करके देखें, तो मोटर में हम क्या करते हैं, वी प्लग इन द मोटर, ठीक है। मतलब हम उसे एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा इनपुट है। हो क्या रहा है, आपके पास जो वाटर है दैट इज़ गोइंग टू मूव, ठीक है। आप वाटर को मूव करवा रहे हो बेसिकली, अगर हम घर वाली मोटरों को देखें तो आप पानी को मूव करवा रहे हो फ्रॉम लाइक लोअर लेवल टू एन अपर लेवल, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या है,
दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एन एनर्जी ड्यू टू पोजिशन दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं दोनों एनर्जीज़ को एक ही कैटेगरी के अंदर रखूँ तो दैट इज़ बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मोटर आपके पास क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। अल्फ़ा आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द डैश इज डिक्रीज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में चेंजेस आएंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉइल से आपने वोल्टेज को क्या करना है, कम करना है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम है, ठीक है। और वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है, ये चीज़ हमने पहले स्टडी कर ली, ठीक है। तो जब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल में क्या होंगे, कम होंगे, तभी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में आपके पास कम पड़ रही है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, द डैश इज डिक्रीज इन द सेकेंडरी कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने डिक्रीज कर दी इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड लाइक दिस इज व्हाट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। एंड बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों आपस में मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट हम कह रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। What is the SI unit of EMF? So EMF is your electromotive force. इसका SI यूनिट क्या है, वोल्ट इसका SI यूनिट है। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। ओहम देखो तो ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एम्पेयर करंट का यूनिट है, ठीक है। और न्यूटन देखो तो वो फोर्स का यूनिट है आपके पास। नेक्स्ट इज F इज इक्वल्स टू E इंटू वी एक्स बी इज़ वैलिड फॉर, तो ये आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज़ वैलिड फॉर प्रोटॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो फॉर इलेक्ट्रॉन हम इसी इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस ई, क्योंकि आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पेशी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ वी एक्स बी, वी और बी का आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी पॉजिटिव साइन के साथ दैट इज़ फॉर प्रोटॉन, और अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगी तो दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपकी बुक की लाइन भी है, फॉर अ बीम ऑफ प्रोटॉन F इज इक्वल्स टू E इंटू वी एक्स बी, एंड फॉर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने E के साथ क्या लगा देना, माइनस लगा देना। E इज़ बेसिकली व्हाट, चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज़ डिपेंडेंट ऑन, तो मोशनल EMF जो आपके पास कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, ओरिएंटेशन यानी एंगल पे कर रहा है, लेंथ पे भी कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास करेक्ट आंसर है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो मोशनल EMF है वो डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज़ फॉर 100% एफिशिएंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें और हमने एफिशिएंसी का क्या कह दिया कि द ट्रांसफार्मर शुड बी 100% एफिशिएंट, ठीक है। वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, अच्छा जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी परसेंटेज की बात हो रही है, पहले हम इसका फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, दैट इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब ये 100% आपको चाहिए तो इन दोनों को आपस में कैंसिल होना पड़ेगा, तो आपके पास एफिशिएंसी परसेंटेज की जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी 100%, ठीक है। और ये आउटपुट और इनपुट कैंसिल किसी कंडीशन पे होंगे, जब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगी आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, लेट्स से मैं दोनों को x कह देती हूँ, तो मैं x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100% करूँगी और मेरे पास ये कट जाएगा 1 इंटू 100%, मेरे पास 100% आ गया। एंड ओनली इन दिस केस आपके पास एफिशिएंसी परसेंटेज क्या होगी, 100% होगी, यानी केस हमने क्या लिया, जो आउटपुट है दैट इज़ इक्वल टू इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट पावर इज सेम एज दैट ऑफ इनपुट पावर, चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, लाइक प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर्स आर नॉट 100% एफिशिएंट, आपके पास एनर्जी लॉसेस हो जाती हैं व्हेन एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो बीच में एनर्जी लॉसेस हो जाती हैं। तो आइडियली हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर या कोई भी डिवाइस है दैट इज़ 100% एफिशिएंट, बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेंस लॉ रेफर्स टू, अब लेंस लॉ है क्या चीज़, अभी जो हमने यहीं पे ये वाली बात की थी इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करवाया, फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज इन फ्लक्स की वजह से आपके पास EMF इंड्यूस हो गया इन द सर्किट, और वो EMF इज़ बेसिकली इंड्यूसिंग करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है दैट इज़ करंट, ठीक है। अब लेंस लॉ क्या कह रहे हैं, लेंस लॉ ये कहते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ अपोजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, जिस फ्लक्स ने करंट को प्रोड्यूस करवाया करंट उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। तभी आपके पास जब आपने मैग्नेट को करीब लाया इस कॉइल के, तो इस कॉइल ने क्या शो की, रिपल्शन शो की। जब आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो ये कॉइल अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, यानी जो बिहेवियर इस मैग्नेट का है उससे ऑपोजिट बिहेवियर शो करेगा कॉइल, ठीक है। तो बेसिकली लेंस लॉ किस चीज़ को रेफर कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता रहा है कि इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज गोइंग टू अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। दिस इज बेसिकली लेंस लॉ, ठीक है। तो इट इज़ टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अल्फा इसमें करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट इज इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय। जब हम ग्रिड स्टेशन से हमारे घरों तक जो भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहना है कि आपके पास आपने मिनिमाइज़ करने पावर लॉसेस को। ठीक है, पावर लॉसेस मिनिमाइज़ कैसे होंगे? जब आप क्या कर दोगे, वोल्टेज इंक्रीज़ कर दोगे। ठीक है, पावर लॉसेस आपके पास प्रोपोर्शनल हैं टू द स्केयर ऑफ करंट, यानी पावर में हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्केयर, यानी करंट इंक्रीज़ करेगा तो पावर इंक्रीज़ करेगी। आपने पावर लॉस इंक्रीज़ करेगा, पावर लॉस की बात हो रही है, नॉट पावर। ठीक है, तो पावर लॉस इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, आपने पावर लॉस को कम करवाना है, इसका मतलब आप करंट कम कर दोगे। ठीक है, जब आप करंट कम कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वोल्टेज को डिक्रीज़ करवा रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक वोल्टेज का इन्वर्स रिलेशन है आपके पास करंट के साथ। अगर हम देखें V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो आपके पास क्या है, वोल्टेज और करंट का, आपके पास यहाँ पे वोल्टेज और करंट का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इस वजह से जब आप करंट को वोल्टेज को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, तो करंट आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, हाई वोल्टेज यूज़ करनी है फॉर द ट्रांसमिशन, इससे करंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और करंट रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, पावर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। सो आपके पास इंक्रीजिंग वोल्टेज करेक्ट आंसर है। ठीक है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द करंट बाय स्टेपिंग अप द वोल्टेज प्रायर टू द ट्रांसमिशन, स्टेपिंग इट डाउन एट द फार एंड व्हेन द करंट इज रीच्ड एट इट्स डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज when a transformer is connected to 12 volt AC, it supplies 3000 volt to its device। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास जो प्राइमरी है ना कॉइल, उसमें आपके पास कितने क्या वोल्टेज है, दैट इज़ 120 वोल्ट, और जो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है उसमें आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो वोल्टेज है दैट इज़ 3000 वोल्ट। ठीक है, करंट को रहने दो, हमने फाइंड करने नंबर ऑफ़ टर्न्स, तो हम नंबर ऑफ़, आप करंट से भी निकाल सकते हो इसको, करंट और नंबर ऑफ़ टर्न्स का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और वोल्टेज से भी निकाल सकते हो, करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है। ये ऊपर फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, दिस फार्मूला। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी दो फैक्टर्स को लेके इसको फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ वोल्टेज और नंबर ऑफ़ टर्न्स से कर लेती हूँ। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग आपके पास कितनी गिवन है, 400 टर्न्स है। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग आपने फाइंड करनी है। आप फार्मूला किसी भी तरह पुट कर सकते हो। आप पहले लिख दो एन प्राइमरी डिवाइडेड बाय एन सेकेंडरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू वोल्टेज प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेकेंडरी। आप एन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय एन प्राइमरी भी कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज प्राइमरी होगा, सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय हमने कर देना है 120 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल्स टू, प्राइमरी में आपके पास 400 है नंबर ऑफ़ टर्न्स, और डिवाइडेड बाय एक्स कर देते हैं। ठीक है, 120 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 400 इंटू 3000। ठीक है, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120 एक्स इज इक्वल्स टू 3 4 12 हो गया 1200,000। इसको इससे काट दो ज़ीरो को, और 12 को 12 से काट दो, तो आपके पास x इज इक्वल टू 100,000 बच गया। ठीक है, यानी आप क्या कह रहे हो, 10 इसको ले लो और ये 30 k के इक्वल आ जाते हैं 10,000। ठीक है, तो x आपके पास क्या वैल्यू आ गई, दैट इज़ 10,000। तो ईटा आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज ईसी जनरेटर कन्वर्ट्स। अब जनरेटर क्या है, जनरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब लाइट चली जाती है हम जनरेटर ऑन करते हैं। इसका मतलब आउटपुट क्या दे रहा है हमें, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है आउटपुट। ठीक है, और इनपुट क्या ले रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब जब लाइट नहीं गई हुई तो उस जनरेटर की स्टोर्ड एनर्जी है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जब लाइट चली जाती है तो वो मूव करना शुरू हो जाता है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो हम इसे बेसिकली कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज एडे करंट फ्लो इन। तो एडे करंट की जब हम बात करते हैं तो इट फ्लोज इन क्लोज्ड लूप, बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। एडे करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर्स बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो, एडे करंट कह रहे हो। ठीक है, एडे करंट फ्लो इन क्लोज्ड लूप विद इन अ कंडक्टर इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज द EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ डिपेंड्स ऑन। तो जो EMF आपने सर्किट के अंदर इंड्यूस किया है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, और वही EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जब आप इसको एक फार्मूले की फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स और चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। अब EMF इज डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है डेल्टा
फ्लक्स, ठीक है। तो ये सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं करी, किस पे डिपेंड करी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आपके पास बेस्ट आंसर है फॉर दिस MCQ। नेक्स्ट इज द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल इंक्रीज इफ द, अगर आप फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज़ बेसिकली अ टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। तो अट्रैक्शन कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज, देयरफॉर इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स कैपेसिटी डेंसिटी इंक्रीजेज द अट्रैक्शन कैपेसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ EMF स्टैंड्स फॉर, तो फेरेडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास EMF है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, असल में दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल इंक्रीज इफ फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो आपके पास अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। लैमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज़ मेड ऑफ, तो सिलिकॉन स्टील आपके पास करेक्ट आंसर है। ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशन that is made up of silicon steel, ठीक है, which is insulated from each other by insulating varnish coating. Thickness of the transformer core lamination is usually in order of 0.25 millimeter to 0.5 millimeter. नेक्स्ट इज द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10। टर्न रेशो क्या होता है, टर्न रेशो इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसको हम कहते हैं टर्न रेशो, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इससे हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, जो NP है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यहाँ डिनोमिनेटर में जब आप इक्वालिटी की दूसरी साइड लेके जाओगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आप कह सकते हो NS इज इक्वल्स टू 10 NP, ठीक है। दैट इज़ गिवन इन द चार्ली ऑप्शन, ठीक है। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। टर्न रेशो होता ही नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये चीज़ याद रखना वरना MCQ गलत हो सकता है। नेक्स्ट इज इन अ सर्किट देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर विच इज़ चेंज सच दैट द करंट फॉल्स टू 0, ठीक है। करंट चेंज हो रहा है, पहले आपके पास करंट इनिशियल कितना था, दैट इज़ 5 एम्पेयर, और फिर बाद में चेंज होके कितना हो गया, B कह देते हैं इसको, बाद में 0 हो गया, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम इज़ 0.1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इफ़ द एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट्स इज इंड्यूस्ड, EMF कितनी इंड्यूस हो रही है, 200 वोल्ट। सेल्फ इंडक्शन कितनी है, हेनरी। सेल्फ इंडक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे L से, ठीक है। तो इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला हमने क्या लगाना है, E इज इक्वल्स टू L चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब आपने L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल्स टू E डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा I। सिंपल वैल्यूज़ पुट करो, E आपके पास 200 है, ठीक है। I आपके पास 0-5 कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, 0.1 से, 0.1 नहीं है ना, हाँ 0.1 सेकेंड ही है। इसको सॉल्व कर दो, 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और ये डबल ज़ीरो एज इट इज़ ले आओ, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 होता है 0.1, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, 10 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, आपके पास 10,000 आंसर इसका। Sorry, I made a mistake here, I guess. Wait a second, let's do this again. हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फाइंड करनी थी L की वैल्यू, तो L इज इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई डेल्टा I हो गया ना, ठीक है। E की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 200, ठीक है। और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। अच्छा ठीक है, मैंने पहले गलती कर दी थी, ठीक है। मैंने पहले न्यूमरेटर में मेरा 5 आ रहा था। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 हो गया, और यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो 40 इंटू 0.1 आ जाएगा, दैट इज़ 40 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये 0 इस 0 से काट दो, तो 4 हेनरी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। सो 4 हेनरी इज़ द करेक्ट आंसर, अल्फा आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट इज अ coil having number of turns L and cross sectional area A is rotated in a uniform magnetic field with an angular velocity of omega.
मैक्सिमम वैल्यू फॉर द इंड्यूस्ड EMF इज, तो इंड्यूस्ड EMF की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज़ n ओमेगा AB। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है, तो एल बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू उसने कहा है, तो आपने क्या कर देना है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू NAB कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और E इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद करनी है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। Next is a coil made of copper suspended from a fixed support is oscillating freely. If the magnetic dipole is brought near the coil will। ठीक है, तो एक कॉयल है कॉपर की, वो सस्पेंड हुई हुई है फ्रॉम अ सपोर्ट और वो ऑसिलेट कर रही है फ्रीली। ठीक है, एक दिस इज़ द सपोर्ट, इसके साथ आपके पास क्या हुई हुई है, कॉपर की कॉयल सस्पेंड हुई हुई है। ठीक है, और वो फ्रीली ऑसिलेट कर रही है, मूव कर रही है लाइक दिस। ठीक है, अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल आप उसके करीब लाए हो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होगी, और उस इंड्यूस EMF की वजह से करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स दैट जनरेटेड इट। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगी, जो कॉयल है दैट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ठीक है, कॉयल स्लो डाउन हो जाएगी, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अल्फा आपके पास करेक्ट आंसर है। Next is when in a coil the current changes from plus 5 ampere to minus 5 ampere in 0.04 seconds, then 4 volt EMF is induced in the coil. This the coefficient of self induction is। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन वाला फिर क्वेश्चन आ गया, और एक सेकेंड, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ EMF इज इक्वल्स टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक है, EMF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 वोल्ट है। L की वैल्यू आपने फाइंड करनी है 4 वोल्ट, L की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। करंट आपके पास चेंज हो रहा है +5 से -5, यानी +5 माइनस इंटू -5। ठीक है, I1 माइनस I2 होता है ना। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, +5 माइनस इंटू -5 कर दिया, और आपने डिवाइड इसको कर देना 0.04 से। ठीक है, तो 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू L इंटू आपके पास 5 +5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 5 + 5 10 आ गया, और इसे आपने डिवाइड कर दिया 0.04 से, और आपके पास आ गया 4 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू L। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 00 हो गया, 0.04 ये खोला है। ठीक है, और 10 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको किधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और 4 4 ज़ार आपके पास होता है 16, इसको डिवाइड कर दो 1 2 3 0 के साथ, ये इससे, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0.016 हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो आपके पास 0.016 करेक्ट आंसर आ गया, अल्फा इज़ करेक्ट आंसर। इस तरह भी सॉल्व कर दो, एक ही बात है। नेक्स्ट इज़ व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पाथ फॉलोड बाय इट इज़, तो जब एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे एंटर कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट 2 × 10 raised to the power 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी गिवन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हम उसका लिख देते हैं 1.6 × 10 raised to the power -19 कूलम चार्ज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितने, वेलोसिटी पहले लिख देते हैं, दैट इज़ 2 × 10⁻²⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ 2 टेस्ला। ठीक है, तो फ्लक्स आपने फाइंड करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा नहीं, फोर्स फाइंड करनी है, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, ये फार्मूला होता है फ्लक्स का, फोर्स का। ठीक है, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, परपेंडिकुलर मूव कर रही है, थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, आपने सॉल्व करना है, जस्ट वैल्यू पुट करके 1.6 × 10 raised to the power -19 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 16 2s are 32 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो 3.2 मेरे पास आ गया, इंटू 2, ये हमने मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई कर दी, और अपने पावर्स देखनी है अब। 10 raised पर -19 वन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, +2 हमने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 3 2s are 6, तो 6.4 × 10 raised to the power माइनस, साइन माइनस का रहेगा, आपने इनको माइनस पहले कर दो, 17 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का रहेगा। ठीक है, तो 6.4 × 10 raised power -17 न्यूटन आपके पास करेक्ट आंसर है फॉर दिस MCQ। नेक्स्ट इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इज, तो चार्ज टू मास रेशियो आप किस तरह फाइंड करोगे, चार्ज को मास से डिवाइड कर देना है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय कोई भी चीज़ कर लो, आंसर आपके पास 0 ही रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज़ नो चार्ज, तो 0 आपके पास करेक्ट आंसर है। An electron enters a region where the electric field E is perpendicular to the magnetic field. It will suffer no deflection
इफ़ अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इन अ रीजन जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस टॉपिक इज़ अंडर वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा था, उसमें हमने कहा था इफ़ द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई बी, तो उस टाइम आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज़ गोइंग टू मूव द वेलोसिटी सेलेक्टर विद नो डिफ्लेक्शन। अगर वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई बी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के इक्वल नहीं है, तो उस टाइम आपके पास डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गया ई इज़ इक्वल्स टू वी बी, ठीक है। तो आपके पास बीटा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ई इज़ इक्वल्स टू वी बी, इट विल सफ़र नो डिफ्लेक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसी को हमने दूसरे तरीके से लिखते हैं, यहाँ बी डिवाइड हो रहा था, हम इस साइड ले गए इक्वालिटी के, तो बी मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ई इज़ इक्वल्स टू वी बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, तो आपने एक मेटल को रख दिया इन द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो आपने मेटल को किस में रखना है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड शुड चेंज, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, स्टेडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 3:2. व्हाट इज़ द वोल्टेज इन द सेकेंडरी इफ़ द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल इज़ 30 वोल्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमारे पास वही वाली बात है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ये आपको कितना दे दिया, 3:2 दे दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का रिलेशन देखना है, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ भी वी एस डिवाइडेड बाई वी पी लिख दूँगी मैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू आपने फाइंड करना है, प्राइमरी में आपके पास गिवन है, सेकेंडरी आपने फाइंड करना है, वी एस डिवाइडेड बाई प्राइमरी में आपके पास 30 वोल्ट है, 30 को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 30 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वी एस, ठीक है। 3 3 9 होता है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कर दो और 90 डिवाइडेड बाई 2 आंसर होता है 45, ठीक है। तो जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज है दैट इज़ 45 वोल्ट, आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन आपके पास सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज करें क्योंकि आपने वोल्टेज इंक्रीज करवानी है इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो करंट और वोल्टेज तो इंक्रीज हो रही है, सेम तो रह नहीं रही, ठीक है। हीट भी आपके पास पावर लॉसेस हैं, हीट भी हम अगर कह देते हैं, ठीक है। और हीट का फार्मूला भी आई स्केयर आर टी, ठीक है। ये चीज़ इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी, इससे हम हीट फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बट पावर आपके पास सेम रह रही है, सिंस हम यहाँ पे आइडियल कंडीशंस की बात करें तो हम कह रहे हैं पावर सेम रहेगी, बाकी ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है इन द कॉइल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल आपके पास करेक्ट आंसर है, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट द एरिया, एरिया का कहीं जिक्र ही नहीं है, और मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय, आपके पास फ्लक्स कितना है, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फ्लक्स हमने लिखना है, दैट इज़ 2 × 10⁻⁻² वेबर, ठीक है। एंड चेंज इन करंट आपके पास कितना है, डेल्टा आई की वैल्यू है 0.01 एम्पेयर, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ फार्मूला यूज़ करोगे, एफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम आई, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 × 10⁻² है, एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और करंट 0.01 है, ठीक है। तो 2 × 10⁻² को डिवाइड कर दो किससे, 0.01 से, यानी इसको यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड में चेक द डाटा, यहाँ पे -2 है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे इट इज़ -2, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको सिंपली 10⁻² को कैंसिल कर दो और 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्शन है, इन दोनों का यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज़ हेनरी, हेनरी यूनिट है इसका, तो 2 हेनरी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। Next is the north pole of a magnet is brought near a metallic ring as shown in the figure. Direction of induced current in the ring will be. आपने क्या कर दिया, this is a coil या रिंग कह दो, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इसके करीब लाए हो, ठीक है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये आप मैग्नेट को यहाँ मूव करवा रहे हो, तो कॉइल क्या होगी, इट इज़ गोइंग टू रिपेल, रिपल्शन के लिए यहाँ पे भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो तभी रिपल्शन होगी, डिस्टेंट पार्ट पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ रिपल्शन हो रही है, नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया है, तो जब हमने बात करनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की, तो जहाँ नॉर्थ पोल होता है तो उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपके पास लेंस लॉ बताई बेसिकली करंट की डायरेक्शन रहा है, ठीक है। तो साउथ पोल आपके पास क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल यहाँ इंड्यूस हुआ है तो हम यहाँ कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज अ डिवाइस इन विच EMF इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड. तो स्टैटिकली इंड्यूस हो रही है EMF, दैट इज ट्रांसफार्मर. ठीक है, द EMF इज इंड्यूस्ड whenever a conductor is placed in a magnetic field of another conductor without having any relative motion. ठीक है, it doesn't contain any moving parts. तो ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है. नेक्स्ट इज लेमिनेशन इज यूज इन अ ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू. तो लेमिनेशन जो हम करते हैं दैट इज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडे करंट. ठीक है, लेमिनेशन इज स्पेसिफिकली डिजाइंड to minimize the eddy currents by breaking up the metallic core into insulated sheets. ठीक है, and these sheets reduce the current flow, lowering the eddy current losses in the core. नेक्स्ट इज़ विच रिलेशन इज़ ट्रू फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर. तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें उसमें आपके पास जो इनपुट पावर है ना, पावर इनपुट इक्वल होगी पावर आउटपुट के. तो एफिशिएंसी 100% होगी. ठीक है, नो एनर्जी लॉस, तभी हम कह रहे हैं दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर. Next is a body of mass 2 kg absorbed 10 joule of radioactive radiation. The absorbed dose. तो absorbed dose आपने फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Absorbed dose is equals to energy per unit mass. ठीक है, तो एनर्जी आपके पास कितनी आ गई? 10 जाउल है और मास आपके पास 2 किलोग्राम है. ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास बन जाएगा 5 जाउल पर किलोग्राम. लेकिन यहाँ पे आपने 5 आंसर नहीं कर देना. ठीक है, उसने कहा है द एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशंस इन रेड इज RAD. इस यूनिट में आपने बताना है. ठीक है, रेडिएशन तो आपने यहाँ पे जाउल पर किलोग्राम में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा. ठीक है, यूनिट चेंज हो रहा है तो आपने क्या करना है? कन्वर्जन करनी है. 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. Next is an alpha particle is ejected from the nucleus of an atom. Which of the following answers describe the change in the nucleus of an atom? एक alpha particle emit हो रहा है from the nucleus. ठीक है, सपोज हम यहाँ पे कह देते हैं x है. ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर आपके पास था z और मास नंबर a था. ठीक है, इससे ये आपके पास इजेक्ट कर रहा है क्या? अल्फ़ा पार्टिकल. या y हम कह देते हैं जो आपके पास बाद में बना, और आपने यहाँ पे क्या कर देना है? a-4 कर देना है और z-2 कर देना है, प्लस आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल बन गया अल्फ़ा पार्टिकल 2 4. ठीक है, तो ये हम इस तरह इसको लिखेंगे, इस तरह ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है बाय 2 और जो मास नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है बाय 4. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 और जो मास नंबर है वो 4 टाइम्स नहीं, बाय फैक्टर ऑफ 4 वो डिक्रीज़ करता है. Next is what is the name of energy which is released when an atom is formed from its constituent particles. तो एक एटम अपने constituent particle से फॉर्म हो रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज 8 days. ठीक है, 8 days एक आयोडीन 131 की हाफ लाइफ है. इफ़ 20 मिलीग्राम इज़ प्रेजेंट इनिशियली, आपके पास 20 मिलीग्राम इनिशियली प्रेजेंट है. ठीक है, हाउ मच आयोडीन इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 2 हाफ लाइफ. पहली हाफ लाइफ हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ, तो आपके पास 20 से 10 मिलीग्राम बचेगा. ठीक है, और सेकेंड हाफ लाइफ जब होगी सेकेंड हाफ लाइफ तो आपके पास 10 से 5 मिलीग्राम बचेगा. ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ आपके पास कितना बच गया? दैट इज़ 5 मिलीग्राम. आप इसको इस तरह भी कर सकते हो या फिर ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो कि आफ्टर सिंगल हाफ लाइफ सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल मास. फॉर आयोडीन फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन बिकम्स 20 डिवाइडेड बाय 2 ओके 10 हो गया, और सेकंड हाफ लाइफ के बाद उसे फर्दर डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो आपके पास 5 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. तो हाफ लाइफ ना ही अमाउंट ऑफ एलिमेंट में डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पे, ना ही टेम्परेचर पे, कोई एक्सटर्नल कंडीशंस पे ये डिपेंड नहीं करता. तो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ये सिर्फ जो सब्सटेंस है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, विच इज़ नॉट इन द गिवन ऑप्शंस. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन. तो जो एक एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एन एटम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है. मास नंबर इज़ लाइक द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों पे नहीं कर रहे. ठीक है, सो आपके पास एटॉमिक नंबर ओनली इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. ठीक है, सो सच एन एलिमेंट इज नोन एज एन आइसोटोप. आइसोटोप में भी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन सेम है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर कर रही होती हैं क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, आपके पास जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं. आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही होती हैं.
नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अल्फा पार्टिकल भी एमिट कर सकता है, बीटा पार्टिकल भी और गामा रेडिएशंस भी एमिट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। तो 5 हाफ लाइफ्स के बाद एक ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना रह गया। टोटल इनिशियली वो 100% था, ठीक है। अब आपने बताना है 5 हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ लाइफ, उसके बाद 50 हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50%। सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें तो 50 का हाफ कर दो, दैट इज़ 25। फिर हम बात करते हैं थर्ड हाफ लाइफ की। थर्ड हाफ लाइफ में 25 का हाफ कर दो, दैट इज़ 12.5। और फिर हम बात करते हैं फोर्थ हाफ लाइफ की, जिसमें 12.5 का हाफ कर दो, दैट इज़ 6.25, ठीक है। और फिर हमने बात करनी है फिफ्थ हाफ लाइफ की, दैट इज़ द क्वेश्चन आफ्टर 5 हाफ लाइफ, ठीक है। तो फिफ्थ हाफ लाइफ की अब हम बात करेंगे। फिफ्थ हाफ लाइफ में क्या हो गया आपके पास, 6 का हाफ कर दो, दैट इज़ 3.125 है, ठीक है। तो 3% है, 3.125 आपके पास करेक्ट आंसर है। तो 3% इज़ द नियरेस्ट आंसर हियर। अल्फ़ा आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है। या इसको इस तरह कर लो जिस तरह मैंने किया, या फिर ये शॉर्टकट फार्मूला है ये यूज़ कर लो, हाउ एवर इज़ फिजिबल फॉर यू गाइज। नेक्स्ट इज रेडिएशन कैन कॉज। तो रेडिएशन से ल्यूकीमिया भी हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन एक्सपोजर हैज़ बिन लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ल्यूकीमिया, दैट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर जो अफेक्ट करता है आपके ब्लड सेल्स को, ठीक है। एंड इसका आपके पास बोन मैरो विच इज़ प्रोड्यूस्ड विच प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स, आपके ब्लड सेल्स बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली that is susceptible to the radiation damage. Radiation can disrupt the abnormal production and function of the blood cells, leading to the development of leukemia. रेडिएशन सिकनेस भी हो सकती है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, और जीन म्यूटेशन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज अबाउट तो 5730 ईयर्स, आपके पास 5000 ईयर्स 5730 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। A nucleus consists of 19 protons and 20 neutrons. The convenient symbol for this nucleus is, तो एक न्यूक्लियस है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें आपके पास 19 प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, 19 है। और मास नंबर आपके पास नंबर ऑफ क्या है, सॉरी, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, 19 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 20 न्यूट्रॉन्स है। तो आप इसे मास नंबर फाइंड करोगे, दैट इज़ 39। तो 39 मास नंबर हो जिसका, 39 ऊपर लिखा हुआ हो, ठीक है, और 19 एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ हो। तो देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, तो चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। एलिमेंट को हम K से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो चार्ली आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे उसने आपको जो 20 दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट मास नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन ऑर्डर टू मेक द मास नंबर आउट ऑफ इट, यू हैव टू ऐड द एटॉमिक नंबर इन इट, ठीक है। तो आपने एटॉमिक नंबर दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन का हो या इलेक्ट्रॉन का हो, एक ही बात है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देने, तो आपके पास मास नंबर बन जाएगा। Next is, let X be the radioactive element having N naught nuclei. The time required to decay this element into 1/2 of its initial value. जितनी initial value थी उससे half हो जाए अब value, ठीक है, that is its half life, ठीक है। half life is a time during which half of the radioactive element decays, ठीक है, such time is known as half life, ठीक है। तो चार्ली इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है। द फिनोमेना इन विच द सर्टन एलिमेंट इमिट इनविजिबल रेडिएशन, तो इनविजिबल रेडिएशन इमिट करे एक सर्टन एलिमेंट, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जब हम एक एलिमेंट की अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक तो हम ये पढ़ते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। उसमें वो एटम क्या करेगा, गेन कर देगा या लूज़ कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी। दूसरी इंस्टेबिलिटी की हम बात करें जो आपके पास न्यूक्लियस की वजह से अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, इन दैट केस आपके पास वो जो एलिमेंट है that is going to emit the radiations, ठीक है ना। आफ्टर emitting the radiations जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाएगा। जनरली आपके पास न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो सच अ प्रोसेस इज रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट इज, देयर आर इनिशियली 400 एटम्स इन अ रेडियो एक्टिव सैम्पल। इनिशियल आपके पास कितने सैम्पल में कितना अमाउंट है एलिमेंट का, 400 एटम्स हैं, ठीक है, ऑफ रेडियो एक्टिव सैम्पल। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास गुजरी, आपके पास 200 का हाफ, 400 का हाफ कर देना, दैट इज़ 200, ठीक है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 200 से कितने हो जाएंगे, आपके पास 100 हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड हाफ लाइफ फिर हमने गुजारनी है, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ आपके पास 100 का भी हाफ कर दो, दैट इज़ 50। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ आपके पास कितने एटम्स रह जाएंगे, दैट इज़ 50। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज, वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद डैश रेडियो आइसोटोप। तो कैंसरस थायराइड को ट्रीट करने के लिए यू यूज़ आयोडीन का रेडियो आइसोटोप, सो डेल्टा करेक्ट आंसर है।
when describing the isotope of an element, the most accurate statement is isotope है क्या, जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो सेम स्पिन, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक, सेम एटॉमिक मास पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं होता, सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट एटॉमिक मास इज बेसिकली मास नंबर, ठीक है। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देयरफॉर कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं को एग्जिस्ट इन लिमिट एंड देयर इज़ नो एलिमेंट दैट कैन हैव मोर देन, नहीं ये भी गलत है। तो चार्ली आपके पास बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है आइसोटोप्स को, ठीक है, तो चार्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज बीटा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द, तो बीटा पार्टिकल अगर हम वैसे देखें तो बीटा पार्टिकल है क्या, बीटा पार्टिकल इज़ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से इस चीज़ को देखें तो हम तो ये सोचेंगे जो बीटा पार्टिकल है वो आपके पास जो एटम है उसकी शेल से रिलीज़ हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेल्स के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हेन वी टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी तो सारी चेंजेस आपके पास न्यूक्लियस के अंदर आ रही हैं, क्योंकि आपने अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जो भी रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो आपके पास न्यूक्लियस से ही इमिट हो रही हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है ना, दैट डिसइंटीग्रेट एंड इट फॉर्म्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल तो इमिट हो जाता है, और जो प्रोटॉन है उसकी वजह से आपके पास जो बीटा पार्टिकल की इमिशन की बात करते हैं तो आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं ना बाय फैक्टर ऑफ 1, ठीक है, या इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, दैट डिपेंड अपॉन पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है या नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे बीटा डिके में आपके पास एटॉमिक नंबर जनरली अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ करते हैं, तो वो एटॉमिक नंबर एक प्रोटॉन कहाँ से आया, वो ये प्रोटॉन था, इसकी वजह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ इसको हम कह रहे हैं बीटा रे है, ये बीटा पार्टिकल है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो बीटा पार्टिकल जो इमिट हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस एमिट हो रहा है, नॉट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, इनर मोस्ट शेल, शेल से नहीं आ रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये जो आपके पास न्यूट्रॉन था उसकी डिसइंटीग्रेशन से ही आपके पास इलेक्ट्रॉन बना, और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपके पास करेक्ट आंसर है, ये चीज़ याद रखना, रेडियो एक्टिविटी में जो भी पार्टिकल एमिट हो रहा है उसका सोर्स इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स हाफ लाइफ है किसकी, यूरेनियम 238 की, दिस इज़ अ फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। Alpha rays are nuclear radiations. They are in fact same as, तो alpha rays जो alpha particle है, अगर हम alpha particle देखें तो उसमें आपके पास atomic number उसका कितना होता है, 2 होता है, mass number उसका 4 होता है, ठीक है। यानी आपके पास number of neutrons कितने हैं, 2 है, और number of protons कितने हैं, that is 2, ठीक है। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है बेसिकली, ठीक है। अब ये ना सोचना यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये आपके पास मास नंबर है 4, यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने तो आप उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे, तो 4 - 2 करो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा रेज आपके पास क्या है, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी आपने हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए और आपके पास सिर्फ न्यूक्लियस रह गया। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, सो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज अ लिथियम न्यूक्लियस कंटेन 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स हैं 4 न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स हैं, एटम है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी इतने ही और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, ठीक है। एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं ना, और आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 है। अगर मैथ नंबर का वो पूछता तो आप 4 + 3 करके बताते, वो आपके पास आ जाता मैथ नंबर, या हम इसे न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा हुआ एटॉमिक नंबर, तो वो उसने आपको स्टेटमेंट में गिवन है 3 आपके पास एटॉमिक नंबर है। विच पार्टिकल ए इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया है, यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज़ बेरिलियम है 4n9, उसमें आपने हीलियम ऐड कर दिया 4n2 एंड इट इज़ गिविंग यू कार्बन 612 प्लस ए। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो, ठीक है। 4 है और 2 आपने ऐड किया, 4 + 2 6 हो गया, तो ये 6, अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा x कह देते हैं उसको, ठीक है, यहाँ पे उसका 0 होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। 9 10 11 12 13, अब यहाँ पे 13 बन गया और यहाँ 12 है, ठीक है, तो यहाँ -1 होना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस। 12 सॉरी -1 नहीं होगा, +1 होगा, 12 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, ये आपके पास बैलेंस हो जाएंगे। आपने देखना है जिसके एटॉमिक नंबर में 0 और मास नंबर में 1 लिखा हुआ वो करेक्ट आंसर है। पहला आपके पास क्या है, 1 1 है, ये गलत है। दूसरा 1 2 2 2 है, तो करेक्ट आंसर इज़ बीटा। आपने यहाँ पे कर दिया दैट इज़ n 0 और 1।
नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट का यूनिट आपके पास सेकंड इनवर्स है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिके डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, इसमें आपके पास है डिके पर यूनिट टाइम, तो डिके का कोई यूनिट नहीं है लेकिन टाइम का है, दैट इज सेकंड, तो सेकंड का इन्वर्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रेडिएशन एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स। तो हाफ लाइफ क्या है, वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज लेमडा इज इक्वल्स टू टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693। यहाँ पे दिस लेमडा इज डिके कांस्टेंट बेसिकली। ठीक है, जैसे हम करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है, दिस इज द फार्मूला फॉर डिके कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डिके कांस्टेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। दूसरा आपके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 816 होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया यूरेनियम, इसको रहने दो, और फिर नन ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, तो यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम 92 होता है ना, 92 और 235 238 भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास देखो कितना डिफरेंस है, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यूरेनियम आपके पास करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसने पूछा था जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हो, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कम है प्रोटॉन्स की कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, और यूरेनियम में आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स आर मोर देन द प्रोटॉन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फॉर आइसोटोप। तो आइसोटोप की जब हम बात करते हैं तो मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर, प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, और क्या है, ऑल ऑफ दीज इज ऑल्सो रॉन्ग, तो अल्फा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन इज। तो गैमा रेडिएशन भी आपके पास रेडियो एक्टिव कोई भी रेडिएशन है उसमें मैंने आपको बताया उसका सोर्स आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, गैमा रेडिएशंस वो एलिमेंट्स वो करते हैं, इमिट करते हैं दैट आर एक्साइटेड स्टेट में, तो उनका न्यूक्लियस एक्साइटेड होता है, वो एक्साइटेड से डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है न्यूक्लियस आफ्टर इमिटिंग गैमा रेडिएशन, और उसमें आपके पास कोई लॉस ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट इज विच रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर। तो आयनाइजिंग पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देन कम्स बीटा पार्टिकल, और उसके बाद गैमा रेडिएशन आती है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज्ड है ना, अल्फा पार्टिकल चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो इसकी आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेटिंग पावर आपके पास गैमा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इट इज़ नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट विद एनी अदर एलिमेंट इन इट्स वे। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेशन मैक्सिमम है, और इसकी आयनाइजिंग सबसे कम है, बल्कि आयनाइजिंग पावर है ही नहीं इसकी, क्योंकि इट इज़ नॉट चार्ज्ड एट ऑल। ठीक है, तो आयनाइजिंग पावर इसकी है ही नहीं। एक्सरेज आर इमीडिएटली एब्जॉर्ब्ड बाय। तो एक्सरे फ़ौरन से कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेड। ठीक है, लेड एब्जॉर्ब कर लेता है फ़ौरन से रेडिएशंस को। ठीक है, अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करवानी है तो वी यूज़ एक्सरेज, सॉरी वी यूज़ लेड। चार्ज ऑफ फोटॉन इज। तो फोटॉन आपके पास वो है न्यूट्रल है, इट हैज़ नो चार्ज। ठीक है, टाइनी पार्टिकल दैट कंप्राइजेज वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका रेस्टिंग मास भी 0 है। ठीक है, और ये ट्रैवल करे एट अ स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर। तो बीटा रेडिएशन में जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है वो कहीं आपके पास किसी शेल से नहीं आ रहा, ना ही इनर शेल से, ना ही आउटर शेल से। ठीक है, बल्कि कहाँ आ रहा है कि न्यूट्रॉन था न्यूक्लियस के अंदर, वो डिके हुआ, तो सोर्स आपके पास उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, न्यूक्लियस है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है कि आपके पास जो रेडिएशन इमिट हो रही है, बेशक उसमें आपके पास बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, उसका सोर्स इज़ न्यूक्लियस, नॉट द शेल या ऑर्बिट उसका सोर्स नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज डिटर्मिन्ड बाय। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं, तो आपने क्या करना है, मास नंबर से माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज़ 3 आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम इज़ लाइक द नॉर्मल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 1। ड्यूट्रियम की बात करें, हाइड्रोजन 1 2 है, इसमें आपके पास इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है। फिर ट्रीटियम की बात करें तो हाइड्रोजन 3 1 होता है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 2 हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एक ही है, वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आइसोटोप में आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही चेंज हो रहे होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे होते हैं।
Next is what will happen in a time of 7 hours if a radioactive substance has an average life of 7 hours. तो यहाँ पे बात हो रही है एवरेज लाइफ की. एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी एवरेज लाइफ आपके पास कितनी है? एवरेज लाइफ उसकी आपके पास 7 आवर्स. तो 7 आवर्स के बाद क्या होगा? अच्छा अब देखो, एवरेज लाइफ का है, उसने हाफ लाइफ नहीं कहा. हाफ लाइफ में तो होता है कि आफ्टर 7 आवर्स तो चलो मोर देन हाफ ही डिके हुए होते, लेकिन इन 7 आवर्स आपके पास क्या होते? हाफ डिके हुए होते. ठीक है, बट उसने कहा है कि एवरेज लाइफ है उसकी. तो एवरेज लाइफ को अगर हम देखें तो इसका हम इस तरह फार्मूला लिखते हैं कि जो एवरेज लाइफ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ. ठीक है, तो हाफ लाइफ से आपके पास एवरेज लाइफ लॉन्गर होती है. ठीक है, तो एवरेज लाइफ इज सिंस लॉन्गर देन द हाफ लाइफ, तो एवरेज लाइफ अगर उसकी 7 आवर्स है, ठीक है, तो उस आफ्टर 7 आवर्स यानी इन अ पीरियड ऑफ 7 आवर्स क्या होगा? मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? डिके हो जाएंगे. एवरेज लाइफ था तो मोर देन हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके इज द करेक्ट आंसर. Next is half-life of radioactive nuclide is 20 hours. What fraction of original activity will remain after 40 hours? ठीक है, तो हाफ लाइफ उसकी 20 आवर्स है. 40 आवर्स के बाद क्या रहेगा? 100% था आपके पास, बल्कि ऐसे कर दो 1 था. ठीक है, 1 आपके पास आ गया रेडियोएक्टिव एलिमेंट. फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो आपके पास हो गया 1/2. फर्स्ट हाफ लाइफ कितने? 20 आवर्स के बाद ये हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ इज़ लाइक 20 आवर्स. ठीक है, फिर हम बात करें सेकेंड हाफ लाइफ की, दैट इज़ आफ्टर 40 आवर्स हम बात करें. तो 1/2 था तो 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे, दैट इज़ 1/4. तो 1/4 आपके पास रह जाएगा आफ्टर 40 आवर्स या आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स. ठीक है, तो डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर है. इस तरह कर लो या फिर ये जो फार्मूला यूज़ हुआ है ये कर लो. नेक्स्ट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़, तो हाफ लाइफ ये फार्मूला है T1/2 इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा, एंड दिस लेमडा इज़ बेसिकली व्हाट? ये आपके पास डिके कांस्टेंट है. इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है. नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द आयनाइजिंग रेडिएशन. एनर्जी एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, इसका यूनिट आपके पास क्या होता है? जूल पर किलोग्राम. ठीक है, तो E/m आपके पास इसका क्या है फार्मूला. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स, तो हाफ लाइफ क्या है? द टाइम फॉर हाफ ऑफ द एलिमेंट टू डिके. जितना टाइम एक हाफ ऑफ एलिमेंट को चाहिए इन ऑर्डर टू डिके, उसको हम क्या कह रहे हैं? हाफ लाइफ. नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5 मिनट्स. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 20 मिनट्स इज, आपके पास 100% था सब्सटेंस. कितना हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद? यानी 5 मिनट्स के बाद कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स नहीं है. ठीक है, 5 मिनट्स के बाद कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा. सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी यानी 10 मिनट के बाद. ठीक है, 10 मिनट के बाद 25% हो गया. फिर हम कहते हैं थर्ड हाफ लाइफ है हमारे पास. थर्ड हाफ लाइफ यानी 15 मिनट. ठीक है, और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ आपके पास हम यहाँ कहेंगे हमारे पास बच गया 12.5. फिर हमारे पास आ गई फोर्थ हाफ लाइफ, दैट इज़ 20 मिनट. 4 हाफ लाइफ्स गुजर रही हैं इन 20 मिनट. ठीक है, तो 20 मिनट में मेरे पास बच गया 6.25. ठीक है, अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिकेड. उसने ये नहीं पूछा लेफ्ट अनडिकेड. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लेफ्ट अनडिकेड. उसने पूछा डिके कितना हुआ है. ठीक है, तो डिकेड फाइंड करने के लिए टोटल में से माइनस कर दो अनडिकेड, माइनस 6.25 कर लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा? यहाँ आ जाएगा 75. ठीक है, 2575 मिला के 0 बन जाता है. और 10 में से 6 निकाल दो तो आ जाएगा, बल्कि 100 में से 6 निकालना है ना, 10 से नहीं निकालना. तो 100 में से 6 इस तरह करके आपके पास आ जाएगा 93.75. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसने पूछा ये था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ डिकेड. डिके कितना हुआ है? तो 93.75. अनडिकेड कितना है? तो फिर 6.25 आता है. ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी. नेक्स्ट इज़ द स्टार विच इज़ वेरी हॉट विल इमिट. तो एक हॉट स्टार है यानी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो वो क्या कौन सी लाइट इमिट करेगा? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें, आपके पास ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट है दैट इज़ द उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है. इसका मतलब जो हॉटेस्ट स्टार है दैट इज़ गोइंग टू हैव अ ब्लू कलर. ठीक है, यानी वो इमिट करेगा ब्लू लाइट. ठीक है, और अगर हम रेड की बात करें तो उसकी आपके पास जो एनर्जी सबसे कम है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द कलर ऑफ द कूलेस्ट स्टार. नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज, तो एब्जॉर्ब डोज का एसआई यूनिट आपके पास क्या है? दैट इज़ ग्रे. अल्फा आपके पास करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज द चार्ज ऑन गैमा रेज इज, तो गैमा रे आपके पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0 इज़ द करेक्ट आंसर.
विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल. स्कॉर्न आपके पास वर्ड है कैपिटल, इसका मतलब मॉक ही करना होता है. ठीक है, ऑप्शंस हैं क्लीन्स. ठीक है, तो क्लीन्स मेक समथिंग स्पेशली द स्किन. थोरो क्लीन, ठीक है, साफ़ करना. मॉक यानी ईज़ और लाफ इन अ स्कॉर्नफुल, या मतलब बुरे तरीके से किसी से पे हंसना, मजाक उड़ाना किसी का. ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्क्रूटिनाइज. इसका मतलब होता है एग्जामिन करना या इंस्पेक्ट करना थोरोली क्लोजली. और स्टिफल का मतलब होता है टू मेक समवन अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली या सफोकेट. ठीक है, तो स्कॉर्न का नियरेस्ट मीनिंग क्या है? मॉक. नेक्स्ट इज यानी किसी को ह्यूमिलिएट करना. डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल. अब ये सेंटेंस कौन सा है? अच्छा देखो, सिंपल सेंटेंस तो ये है कि जिसमें आपके पास एक ही क्लॉज होती है. कंपाउंड वो है कि जिसमें आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनको आपने ज्वाइन कर दिया विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, फैन बॉय से ज्वाइन कर दिया. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो है जिसमें आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है और वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हुई हुई है. और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है. ठीक है, इसको देखो. दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल. तो एक्साइटिंग एंड यूज़ हो रहा है. एंड आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, लेकिन यहाँ पे एंड इज़ नॉट लाइक यूज टू जॉइन 2 क्लॉजेज. यहाँ पे एंड इज़ लाइक डूइंग सिंपली अ फंक्शन कि आप डिफरेंट चीज़ें मेंशन कर रहे हो और आप उनको मेंशन करते हुए एंड यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो दिस इज़ लाइक अ सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट इज़ द पुलिस विल डैश आउट क्राइम्स फॉर ईयर्स. द पुलिस विल हैव बीन वाइपिंग आउट क्राइम्स फॉर ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर. पुलिस के साथ आप हैव यूज़ कर सकते हो, हैव यूज़ करते हो, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज़ प्रपोजिशन आपने यूज़ करना है द करेक्ट वन. डैश बटर इज़ मेल्टिंग. तो द बटर, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक बटर की बात कर रहे हो कि कोई बटर पिघल रही है. ठीक है, तो द बटर. आप बटर करोगे तो आप जनरल बात कर रहे हो. ठीक है, बट यहाँ पे गिवन द केस हम स्पेसिफिकली किसी एक बटर की बात करें. सो दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू यूज़ द. नेक्स्ट इज़ आई थिंक जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ. इसमें आई स्मॉल है, जून का जे भी स्मॉल है. आई थिंक जून का जे स्मॉल है. आई थिंक जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ. हॉटेस्ट की स्पेलिंग गलत है, तो डेल्टा आपके पास करेक्ट आंसर है. Next is the parents stunned when they saw the children had created complete dash in the bedroom. तो complete mayhem, this means chaos या extreme disorder. बाकी knack जो है इसका मतलब होता है कि skillfully आपकी नेचुरल या एक्वायर्ड एबिलिटी है कि आप किसी काम को skillfully कर सको. ठीक है, दैट इज़ knack. groggy का मतलब होता है डिसोरिएंटेड, टायर्ड या स्लगिश टाइप. ठीक है, और डैंक का मतलब होता है कि दैट इज़ अनप्लेजेंटली डैम्प या ठंडी या मस्ती हो थोड़ी सी. ठीक है, सो दैट इज़ डैंक. तो यहाँ पे आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ मेहम. नेक्स्ट इज़ द नेबर्स डैश सो लाउडली लास्ट नाइट दैट दे डैश ऑल अवेक until after midnight. The neighbors were shouting so loudly. वर यूज़ हो रहा है तो आप kept सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे पास्ट टेंस से. ठीक है, that they kept all awake until the after midnight. ठीक है, लास्ट नाइट यूज़ हो रहा है. लास्ट नाइट इज़ द मार्कर फॉर द पास्ट टेंस, तो आर शाउटिंग नहीं होगा. शाउटेड हैव बिन कीपिंग भी गलत है, हैव शाउटेड भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज़ माई ब्रदर डज़ नॉट केयर हाउ मच डज़. तो डज़ यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, डज़ यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो, तो 2 दफ़ा तो डज़ यूज़ नहीं हो सकता ना. तो माई ब्रदर डज़ नॉट केयर हाउ मच द कार कॉस्ट होना चाहिए था, डज़ द कार कॉस्ट नहीं होना चाहिए था. नेक्स्ट दिस इज़ लाइक द कंप्लीट पैसेज. इट इज़ Mona doesn't like to ask people for help, but it is hard for her to perform daily activities on her own. She is almost 13, yet she is no larger than a 5-year-old. Mona has trouble keeping her balance and can't walk very far. When she uses a wheelchair, she can't pull it herself. Fortunately, Mona has a wonderful service dog named Sam. A service dog is a dog that has been trained to assist someone who has physical problem. Sam lets Mona lean on him when she walks. He also puts her wheelchair and turns lights on and off. When Mona drops something, Sam picks it up. He even pulls her socks off at night. Sam also helps Mona in everyday tasks at school. He carries her books from class to class in a special backpack. He puts Mona's completed assignments in her teacher's homework trays. In the lunchroom, he throws away her trash. Besides making Mona less dependent on other people, Sam helps her lead a fuller future. Mona's classmates flock around Sam like a geese. This has helped her make friends. Sam also helps Mona to be more active. With his aid, she raised over $500 in a walkathon for her local human society.
Because of Sam, Mona doesn't have to ask people for help. Sam brings her closer to other kids and he even helps her contribute to her community. अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग Sam helps Mona by helping her to walk, ठीक है, since she uses a wheelchair, so Sam moves the wheelchair for her, performing everyday tasks for her, homework teacher की tray में रखना हो, to packing the backpack, ठीक है, everything Sam helps Mona in it, and bringing her closer to her classmates, since her classmates like Sam, they it's written कि Mona classmate flock around Sam like bees, ठीक है, so it helped Mona, so Sam helps Mona bring her close to the classmates. So all of the following 1, 2 and 3 both all of the following implies is the correct. Next is the children are being aggressive today. There is no specific limit for children to use mobile screens. ठीक है, तो children क्यों aggressive हो रहे हैं इसकी एक अलग cause है, and why there is no specific limit for children to use mobile screen इसकी अलग cause है, ठीक है, तो both of the statements are independent, दोनों की अलग अलग cause है, ठीक है, कॉमन कॉज भी नहीं है आपके पास, डिफरेंट कॉजेज हैं, ना ही वन मतलब इनमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं है, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इज द करेक्ट आंसर. Next is there are dash views on the issue of giving a bonus to the employees. So divergent यहाँ पे most appropriate answer है, independent is not right, modest भी नहीं, ठीक है, analyzing all the given answer choices in comparison to the phrase most appropriate word क्या है divergent, और ये किस meaning में use हो रहा है, it implies that there is a lot of different opinions present regarding giving bonus to the employees. Next is a boy has 4 cars, 2 of the cars are red, he has 1 sports car. ये these are the facts. अब आपने बताना है which of the following statement is also a fact. The boy has red sports car. अब उसने कहा है कि एक sports car है और 2 गाड़ियाँ उस boy की red हैं, but there isn't any clue given कि either the sports car is red or another car is red. ठीक है, he has 2 Corollas, तो ये भी mention नहीं है specifically in the facts, and his favorite color is red, ये भी कहीं mention नहीं है, तो the correct answer is none of the statements is a fact. ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट्स के अलावा जो नीचे 3 स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ऊपर तो तीनों फैक्ट्स ही गिवन है, जो नीचे वाली 3 स्टेटमेंट्स हैं, नन ऑफ दो स्टेटमेंट्स इज़ अ फैक्ट. सो वी आर डन विद 100 MCQs here. You guys can mention your questions, your queries in the comment section and we'll be answering that inshallah. Thank you everyone for joining the session and Allah Hafiz.